आज हम करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। सबसे पहले इस चैप्टर में जो फर्स्ट पेज है ये आपके सामने फ्रेडरिक सरियू एक बहुत बड़े पेंटर रहे हैं इतिहास में। और मज़े की बात ये है, देखें कि इन्होंने 1848 में ही एक ऐसा पिक्चर, काल्पनिक पिक्चर बना दी थी। कल्पनाशील, अपनी कल्पना का सहारा लेकर एक ऐसी पिक्चर बना दी थी जिसने कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति और दूसरी क्रांतियों के लिए एक मोटिवेशन दी। ये पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रही है ये फ्रेडरिक सोरियू के द्वारा बनाई हुई कल्पनाशील चित्र है। उसकी अपनी कल्पना थी जो कि फ्रांसीसी क्रांति से बहुत पहले 1848 में ही बना दी थी उसने। और ये बहुत ही प्यारी सी पिक्चर बहुत कुछ डिपिक्ट कर रही है, बहुत कुछ बता रही है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। तो सबसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखें। इस चित्र में उसने एक सपनों का संसार रचा है जिसमें दुनिया में लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक एक ऐसे समाज के गणतंत्रों को मिलाकर एक ऐसी दुनिया बनाई थी कि जहां पर लोगों का अपना शासन हो, जहां पर लोग स्वतंत्रता से जी सके। उसने एक ऐसी पिक्चराइज माइंड में बनाया था और जो माइंड का चित्र था वो उसने रंगों के माध्यम से पेज पे बनाया था। तो बहुत ही सुंदर पिक्चर है। इसको अब हम समझते एक डायग्राम से। इस डायग्राम में हम क्या समझते हैं कि जो फ्रेडरिक सरियू का जो स्वप्न चित्र था, सपनों का जो चित्र उसने चित्रित किया, उसमें उसने सपनों का संसार रचा था। किसके लिए सपना देखा था? देशों के लिए, देशों के लोगों के लिए, उनको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। और एक जो उसने सपना रचा था उसने यूरोप और अमेरिका के लोगों के लिए ये पिक्चर बनाई। ये सपना किसके लिए देखा था? यूरोप के लोगों और अमेरिका के लोगों के लिए पिक्चर जो उसने बनाई थी, यह सपना देखा था। और उन लोगों में सभी उम्र के लोग थे, सभी वर्गों के लोग थे, हर कम्युनिटी के लोगों को उसने अपने सपनों में रखा, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो उन सभी के लिए उसने ये सपना देखा था और चित्र बनाया था। और इस चित्र में क्या देखे आपने कि लंबी सी कतार बनाई है, लोगों की लंबी सी कतार है, बहुत लंबी कतार है। और ये जो लंबी लाइन है वो स्वतंत्रता की प्रतिमा की जो देवी थी, लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वंदना वो लोग कर रहे हैं। लाइन में जा रहे हैं सभी लोग और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वो वंदना कर रहे हैं, उसको पूज रहे हैं। और उस जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है या प्रतिमा की जो देवी है, इस चित्र के अंदर देखिए, इस चित्र के अंदर जो प्रतिमा की स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है उसके लेफ्ट हैंड में क्या है? ज्ञानोदय की मिसाल है। सबसे पहले तो जब क्रांति का दौर था उस समय तो सपने लोग देख रहे थे आजादी के लिए। तो उस समय आजादी के लिए क्या एक महिला का रूप दिया जाता था, एक महिला का रूप दिया जाता था। और ये आजादी की देवी को जो बनाया है सरयून के चित्र में, उसके लेफ्ट हैंड में क्या है? ज्ञानोदय की मिसाल है कि एक मिसाल उसने उठाई है और ये प्रतीक है कि ज्ञान का उदय हो चुका है, लोगों के दिमाग में अब जागृति आ गई है, ज्ञान का उदय होना। अब वो अंधकार में, अंधविश्वास में या फिर अपने अंधकार में नहीं है, ज्ञान के अंधकार, अज्ञानता के अंधकार से उठ के ज्ञान के उदय में आ गए हैं। ओके। उसके राइट हैंड में एक मनुष्यों के अधिकार के लिए घोषणा पत्र है कि हर मनुष्य के लिए क्या होना चाहिए? अधिकार होने चाहिए। तो उसके राइट हैंड में मनुष्यों के, सभी मनुष्यों के लिए घोषणा पत्र है, अधिकारों का घोषणा पत्र। क्लियर? तो इस डायग्राम में देखें, स्वतंत्रता की देवी की वंदना सभी लोग कतार में आके कर रहे हैं और स्वतंत्रता की देवी को एक महिला का रूप दिया गया है। और उस महिला के लेफ्ट हैंड में ज्ञानोदय की मिसाल, एक मिसाल पकड़ी है जो प्रतीक है ज्ञान के उदय होने का।
और उसके राइट हैंड में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है कि सभी मनुष्यों को अधिकार होना चाहिए। ओके, तो ये जो प्रतिमा स्वतंत्रता की प्रतिमा है, उस प्रतिमा के बगल में जमीन पर देखें क्या होता है। उस प्रतिमा के बगल में जमीन पर ध्वस्त अवशेष पड़े हैं, टूटे फूटे बिखरे नष्ट हुए अवशेष पड़े हैं निरंकुश संस्थानों के। निरंकुश का मतलब है जो इतिहास में जो कि ऐसे राजतंत्र राजा रहे हैं या शासन रहा है जो कि निरंकुश था, जिस पर किसी का अंकुश नहीं था, अपनी मनमर्जी से लूटपाट कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे और अपने ही सैन्य बल के आधार पर, अपने दिमाग के हिसाब से, वंश के आधार पर राज कर रहे थे और वो लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। उन सभी संस्थानों का, चाहे वो एक राजतंत्र हो, चाहे एक राजा हो, चाहे कोई संस्था हो, उन सभी का अवशेष मात्र दिखाया गया है इस प्रतिमा के बगल। जैसे आप देखें इस प्रतिमा के स्टैचू ऑफ लिबर्टी के प्रतिमा के बगल में देखो, जो ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये सरयू ने क्या दिखाया है कि जितने भी निरंकुश शासक रहे हैं, अत्याचारी शासक रहे हैं, जिन्होंने आम लोगों पर अत्याचार किए हैं, इनको क्रांति के माध्यम से लोगों ने नष्ट कर दिया है। अब इनके अवशेष पड़े हैं। तो अभी क्रांति नहीं हुई है, क्रांति तो 1789 में हुई, लेकिन देखो उसने चित्रकार ने 1848 में उसने बाद में 1848 में क्या किया था, ये चित्रित किया था और देशों के लिए भी यहाँ से कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेशन मिली कि हमें क्या करना है, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी है, राइट। तो फिर यहाँ पर हम बात करते हैं और इस चित्र में और क्या व्याख्या की गई है। इस चित्र में देखें, जमीन पर ध्वस्त अवशेष निरंकुश संस्थानों के या राजशाही के हैं और इस चित्र में सरयू की कल्पना दर्श को प्रकट किया गया है, उसकी कल्पना को प्रकट किया है। कल्पना दर्श का मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर पूरी दुनिया के लोग मिलके रह रहे हैं या एक ही देश के अंदर रह रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ही सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो ये कल्पना मात्र हो, रियलिटी में ये कंडीशन हो सकता ना भी हो या ना के बराबर ही होती है। बट उसके चित्र में ये सरयू की कल्पना दर्श था। उसका कल्पना दर्श क्या था कि इस चित्र में सबसे पहले दुनिया के अलग राष्ट्र समूह है। कहने का मतलब इस चित्र में क्या दिखाया है सरयू ने, जितने भी लोग कतार में आ रहे हैं वो एक देश के लोग नहीं हैं। वो कैसे हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्र के रूप में वो आए, समूह के रूप में उनका वर्णन है। और उसका पता कैसे चलता है, क्योंकि इस चित्र में अलग अलग ड्रेसेस हैं, कल्चर के लोग हैं, अलग अलग पोशाक पहने लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो अलग अलग देशों, अलग अलग राष्ट्रों से संबंध रखते हैं। ओके, तो और दूसरा है कि इस चित्र में सबसे पहले सरयू ने अमेरिका और स्विट्जरलैंड को उसका इस समूह का नेतृत्व दिया है, उसको नेता बनाया है। क्योंकि वो पहले ही आज़ाद हो चुके हैं, वो पहले ही 1848 से पहले ही वो आज़ाद हो चुके थे। इसलिए यूएसए और स्विट्जरलैंड को इस चित्र के माध्यम से प्रतिमा के लिए या आज़ादी के लिए यूएसए और स्विट्जरलैंड को लीडर माना है और सबसे आगे उनको रखा है, नेतृत्व कर रहे हैं इस समूह का। और उसके पीछे फ्रांसीसी लोगों को रखा है अपने झंडे लेके, जो इनका ब्लैक गोल्डन और सुनहरे कलर का, जो इनका ब्लैक रेड और सुनहरे कलर का जो झंडा लिए हैं। और ये है यहाँ पर किसके पास, स्टैचू के पास वो फ्रांसीसी लोग हैं और उनके पीछे जर्मनी के लोग हैं, उनके पीछे ऑस्ट्रिया के लोग हैं, फिर सिसिली राजवंश के हैं, लंबार्डी है उसके पीछे पोलैंड के हैं। हालांकि उस समय जो जर्मनी है अस्तित्व में आया ही नहीं था,
मतलब जर्मनी का अस्तित्व था ही नहीं, जर्मनी बना ही नहीं था। लेकिन सरयू की कल्पना शक्ति देखो कि कहीं ना कहीं वो जर्मनी भाषी जो लोग थे उनके लिए भी एक राष्ट्र की कल्पना कर रहा था। और ये पोलैंड, उसके पीछे यूके, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोगों को दिखाया गया है। और इस चित्र में इस प्रतिमा के ऊपर इस समस्या को दिखाया गया है और साथ में फरिश्तों को दिखाया गया है जो कि इन सभी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो और ये जो चित्र सरयू ने दिखाया है ये राष्ट्रों के बीच भाईचारे का प्रतीक दिखाया गया है। तो ये हमारा सरयू के द्वारा चित्रित किया गया चित्र की व्याख्या है। तो अगर हमें ये और अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा इसको और स्टडी करना पड़ेगा।